हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। हम कर रहे हैं इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स और आज का हमारा टॉपिक है रेट ऑफ एक्सचेंज। तो पहले इसमें हम पढ़ेंगे कंसेप्ट और इसकी थ्योरीज। तो आज हम डिस्कस कर लेते हैं रेट ऑफ एक्सचेंज का कंसेप्ट। तो रेट ऑफ एक्सचेंज क्या होता है, कैसे डिटरमिन होता है, ठीक है, तो कैसे वर्क करता है, हम उसको सारा पढ़ लेते हैं डिटेल में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पता होना चाहिए रेट ऑफ एक्सचेंज है क्या। देखिए, अगर आप कहीं भी मार्केट में जाते हो कोई भी गुड्स एंड सर्विसेज के लिए, तो आप उनको क्या कहते हो कि इसका क्या प्राइस है, इसका क्या रेट है, उसके अकॉर्डिंग, उसकी क्वांटिटी के अकॉर्डिंग आपको वो रेट या प्राइस उसको बता देते हैं। तो जब भी हम जब एक्सचेंज होता है गुड्स एंड सर्विसेज का, तब एक उसमें जो मीडिएटर जो होता है उसको हम कहते हैं रेट ऑफ एक्सचेंज। कि जैसे मान लीजिए आपको एक कस्टमर के रूप में आप कहीं मार्केट में जा रहे हो, ठीक है, और मान लीजिए आप आप यहाँ पे कंज्यूमर है, यहाँ पे एक बायर है, ठीक है। अब क्या करोगे, जब कंज्यूमर बायर के पास जाता है तो यहाँ पे इन दोनों के बीच का जो सेल एंड परचेज का काम है वो एक रेट और एक प्राइस पे डिटरमिन होता है, उसको हम कहते हैं रेट ऑफ एक्सचेंज का कंसेप्ट। और सेम एज अब करेंसी की बात की जाए, यहाँ पे हम क्या बात करेंगे, करेंसी को लेके बात करेंगे। करेंसी में भी आप देखोगे कि जब भी आप कहीं फॉरेन एक्सचेंज, जैसे आपकी कोई मार्केट में अगर करेंसी का एक्सचेंज होता है, तब हम उसको कह देते हैं रेट ऑफ एक्सचेंज इन करेंसी। जैसे अब इसका मीनिंग यहाँ पे इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स में अगर देखते हैं, इट इज़ द रेट एट विच द करेंसी ऑफ वन कंट्री इज़ एक्सचेंज फॉर द करेंसी ऑफ अनदर कंट्री। कि एक कंट्री की करेंसी को दूसरी कंट्री की करेंसी से जब हम एक्सचेंज करते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, रेट ऑफ एक्सचेंज, ठीक है। और जो इसका प्राइस जो हम पेड करते हैं कोई भी फॉरेन करेंसी इन टर्म्स ऑफ द होम करेंसी, उसको हम कहते हैं रेट ऑफ एक्सचेंज। तो रेट ऑफ एक्सचेंज जो एग्जिस्ट करता है हमारा टू करेंसीज के बीच में भी कर सकता है। और ये देखिए, इसको अभी निकाल कैसे सकते हैं, इसकी रेशो निकाल सकते हैं। रेशो से भी हम डिटरमिन कर सकते हैं कि उस करेंसी का दूसरी कंट्री के साथ क्या रेट रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे और एक परसेंटेज मेथड से भी हम निकाल सकते हैं। जैसे कि एक एग्जांपल दिया गया है, यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है कि 50 रुपीज़ जो है इंडियन के, उसको इक्वल टू किसके किया गया है, यहाँ पे $1 के रुपीज़ में, ठीक है। तो इसको हम ऐसे भी मेज़र कर सकते हैं और 1 रुपये को 2 सेंट्स के में भी कर सकते हैं। तो ये हमारी एक रेट ऑफ एक्सचेंज को मेज़र और एक्सप्रेस करने का तरीका है कि हम कह सकते हैं कि $1 इक्वल टू 50 रुपीज़, ठीक है। कि इसकी जो वैल्यू है, अगर हमें $1 लेना है तो हमें कितना पे करना पड़ेगा, 50 रुपीज़, ठीक है। उसके बाद देख लेते हैं जो ये रेट ऑफ एक्सचेंज है, ये क्या आप हमेशा के लिए सेम रहता है, नहीं, ठीक है। तो एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम देयर डज नॉट एग्जिस्ट, ये हम कह सकते हैं कि इसका वो नहीं है, इसमें लार्ज स्पेक्ट्रम, मतलब कि एक स्टेशनरी और कांस्टेंट रेट नहीं रहता, इसमें फ्लक्चुएशन आती रहती है। लार्ज स्पेक्ट्रम एक्सचेंज, इसमें जो एक्सचेंज रेट का एक कंट्री का दूसरी कंट्री के साथ, इसमें काफ़ी जो चेंजेस आती है, ठीक है, एक्सचेंज रेट में। और ये क्यों आती है, डिमांड एंड सप्लाई ऑफ द फॉरेन करेंसी इन द होम कंट्री। कि आपकी जो होम कंट्री है उसमें फॉरेन करेंसी की कितनी डिमांड है, कितनी आपकी सप्लाई है। और डिमांड जैसे कि प्राइस को आप इसको देखिए, डिमांड जो लॉ ऑफ डिमांड हम पढ़ते हैं, एक सिंपल से मैं आपको उसको कंपैरिजन करके भी आप इसको समझ सकते हैं। जैसे कि लॉ ऑफ डिमांड में क्या, हम इक्विलिब्रियम जब इक्वल करते हैं, यहाँ पे क्या होता है हमारा नेगेटिव स्लोप डिमांड फंक्शन, पॉजिटिव होती है सप्लाई फंक्शन। तो यहाँ पे हम प्राइस को डिटरमिन कोई गुड्स एंड सर्विसेज का करते हैं, तो क्वांटिटी कैसे मेज़र होती है हमारी, इक्विलिब्रियम पॉइंट कैसे आता है हमारा, जो डिमांड और सप्लाई के मार्केट फोर्सेस के थ्रू होता है। अब इसी तरह रेट ऑफ एक्सचेंज की बात की जाएगी, तो रेट ऑफ एक्सचेंज हम करेंसीज की देख रहे हैं, सप्लाई और डिमांड की। तो इसी तरह रेट ऑफ एक्सचेंज भी हमारा डिमांड और सप्लाई इन द होम कंट्री, क्या आपकी है डिमांड होम कंट्री की फॉरेन करेंसी को लेके, उसको आप कह सकते हो कि क्या आपकी वो रेट ऑफ एक्सचेंज रहा, वो आपका इक्विलिब्रियम डिटरमिन करता है, ठीक है। यहाँ पे हम रेट ऑफ एक्सचेंज की बात कर रहे हैं, यहाँ पे हम प्राइस की। तो
तो दोनों में प्रोसेस आपका सेम ही है, इसको हम इस तरह समझ सकते हैं। तो फ्लक्चुएशन के कारण डिमांड और सप्लाई की जो फोर्सेस में चेंजेस आती है उसकी वजह से फ्लक्चुएट होती रहती है रेट ऑफ एक्सचेंज, ठीक है। और जो ये रेट ऑफ एक्सचेंज है आप देखोगे कि आप इसको स्पॉट भी कह सकते हैं। क्यों कहते हैं हम इसको स्पॉट रेट इसलिए कहा जाता है, इसको लॉन्ग रेट भी कह सकते हैं। कई बार ये लॉन्ग टाइम पीरियड ऑफ के लिए भी आपका सेम रेट रहता है। अब लॉन्ग रेट ये कैसे बनता है? लॉन्ग रेट बनाने के लिए जैसे इसमें कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, मैंने आपको जब बीओपी करवाया था उसमें मैंने आपको जब जे कर्व इफेक्ट बताया था, मैंने आपको क्या बताया था कि जो जे कर्व इफेक्ट होता है हमारा, ठीक है, वो आपका क्या होता है, स्टार्टिंग में तो आपका यहाँ पे जो डीवैल्यूशन का इफेक्ट है वो आपका डिक्लाइन होता है, फिर एक मैक्सिमम रेट पे गिर जाता है। और इसके मैंने रीज़न बताए थे, जिसमें से मैंने एक रीज़न ये भी बताया था, जब करेंसी की हमारी जो पिछले कॉन्ट्रैक्ट होते हैं जब तक वो हमारे फुलफ़िल नहीं हो जाते तब तक हम डीवैल्यूशन के जो बीओपी है उसमें अपना जो इफ़ेक्ट है उसमें इम्प्रूवमेंट नहीं कर सकते, जिसकी वजह से स्टार्टिंग में जो डीवैल्यूशन का इफ़ेक्ट है हमारा डिक्लाइन होता रहता है, फिर एक पॉइंट पे आके रुक जाता है। फर्दर जब ये कॉन्ट्रैक्ट जो करेंसी की जो एक्सचेंज रेट है जब डेप्रीशिएशन पॉलिसी अडोप्ट की जाती है तब हमारी ये बीओपी इम्प्रूवमेंट में जाता है। तो तब इस पीरियड को कहते हैं लॉन्ग रेट एक्सचेंज। तो ये हमारा कौन सा रेट ऑफ एक्सचेंज होता है? लॉन्ग रेट। जब हम क्या करते हैं, कोई भी गुड्स या सर्विसेज की अगर किसी मान लीजिए फॉरेन कंट्री में हमारे गुड्स एंड सर्विसेज की डिमांड है और उन्होंने हमारे साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लिया है 3 मंथ्स का या 1 मंथ से लेके जो उसका टाइम पीरियड है मैक्सिमम 1 to 3 मंथ्स का एक पीरियड डिटर्मिन, इसमें जो ट्रांजैक्शन होती है वो करंट रेट पे देखी जाती है। और फ्यूचर में चाहे आपका रेट डेप्रिसिएशन करके एप्रिसिएशन करके आपका रेट ऑफ एक्सचेंज गिरे या बढ़े उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो वो एक कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं लीगली, और जो इसको हम फॉरवर्ड एक्सचेंज रेट भी कह सकते हैं और लॉन्ग रेट भी कह सकते हैं, ठीक है। तो इसमें फ्यूचर के कॉन्ट्रैक्ट कर लिया जाता है करंट रेट ऑफ एक्सचेंज को लेके, ठीक है। उसके बाद देखोगे आप कि मान लीजिए ए रेट ऑफ एक्सचेंज बिटवीन टू एंड, मान लीजिए $1 जो हमारा है वो 50 रुपीज़ पहले है हमारा जो भी फॉरेन एक्सचेंज रेट में, ठीक है। और अगर मान लीजिए ये क्या होता है, इसमें पॉसिबिलिटी हो सकती है कि वेरिएशन कर ले या यूएस डॉलर एप्रिशिएट कर ले अपनी वैल्यू को या डेप्रिशिएट कर ले। अगर तो आप देखोगे कि यूएस ने अगर हमारी इसमें अकॉर्डिंग जो वैल्यू पहले 50 थी अब 2 रुपीज़ जो है इसमें क्या हो रहा है, गिरावट आ रही है। इसका मतलब क्या है, यूएस डॉलर ने अपनी जो डॉलर है उसने क्या कर लिया, डेप्रिशिएट कर लिया है। तो ये क्या हो गया, यूएस डॉलर ने डेप्रिशिएट किया यानी कि अपने डॉलर को गिरा दिया। कहाँ वो $1 50 रुपीज़ का था और अब डॉलर 48 का हो गया, यानी कि इसकी जो यूएस डॉलर की वैल्यू है वो कम हो गई। और वो कम कैसे हुई, उन्होंने डेप्रिशिएट किया, ठीक है। और जब पॉलिसी को वो डेप्रिशिएट करते हैं तो आप क्या एक्सपोर्ट करोगे, नहीं, इससे एक्सपोर्ट कम हो जाते हैं। और इसी तरह सेम एज़ अगर डॉलर को 52 रुपीज़ कर दो, इसका मतलब यूएस डॉलर ने कंट्री ने तो क्या किया, अपनी वैल्यू को अप्रिशिएट किया है। और जो होम कंट्री है वो देखोगे वो क्या हो जाएगी, डेप्रिसिएशन में आ जाएगी, ऑपोजिट इफेक्ट इसका पड़ जाएगा। और फिर जब इसका इफेक्ट डेप्रिसिएशन का हो जाएगा, अगर हमें $1 की जगह हमें 50 रुपीज़ मिल रहे हैं तो हम एक्सपोर्ट ज़्यादा करेंगे, ठीक है। तो ये प्रोसेस होता है हमारा डेप्रिसिएशन। क्यों हम डेप्रिसिएशन डीवैल्यूशन अडॉप्ट करते हैं, जब हमारा बीओपी कम हो जाता है, बीओपी डेफिसिट होता है तो हमें एक्सपोर्ट को बढ़ाना होता है। और एक्सपोर्ट तभी बढ़ते हैं जब हम या तो यूएस कंट्री अपनी करेंसी को अप्रिशिएट कर ले या फिर हम डेप्रिशिएट कर ले, ठीक है। और उसके बाद देख लेते हैं रेट ऑफ एक्सचेंज जो होता है ये मेंटेन कैसे रखता है। इसको मेंटेन रखने के लिए एक आर्बिट्रेज होते हैं जो कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं। आर्बिट्रेज का क्या मतलब होता है, आर्बिट्रेज एक मिडल जो कॉन्ट्रैक्ट जैसे ब्रोकर होते हैं, ठीक है, जो बीच का बंदा होता है, मीडिएटर होता है, जो प्रॉफिट अर्नर होता है। कि वो आर्बिट्रेज का मतलब क्या है, कि कहीं से आप कुछ खरीद रहे हो जहाँ से आपको सस्ता मिलता है और जहाँ पे आपको वो चीज़ महंगी बिकेगी तो आप उसको वहाँ पे सेल कर दोगे। तो इसी तरह करेंसी का भी जब हम
परचेज एंड सेल करते हैं तो आर्बिट्रेज आता है। और आर्बिट्रेज का मतलब ही यही है कि हमने फॉरेन करेंसी को क्या करना है, जहाँ से सस्ती मिल रही है वहाँ से तो हमने उसको क्या कर देना है, ख़रीद लेना है, और बेच कहाँ देना है, जहाँ पे उसकी वैल्यू ज़्यादा है। जैसे एग्जांपल दिया हुआ है यहाँ पे कि मान लीजिए फॉरेन करेंसी जो मार्केट है वहाँ कहाँ पे आपकी लो है, मान लीजिए न्यूयॉर्क में आपका जो यूएस डॉलर है, वैसे तो यूएस जो पूरे लेवल पे है उसकी एक्सचेंज रेट तो 50 है, लेकिन अगर हमें इस $1 को 50 देने की बजाय अगर हमें 46 रुपीज़ देने पड़ रहे तो हमें ₹4 का प्रॉफिट हो रहा है $1 पर। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, न्यूयॉर्क से ख़रीद लेंगे डॉलर को, और मुंबई में मान लीजिए अगर ऐसे एक्सचेंज रेट की 50 डिमांड है तो हम इसको वहाँ पे सेल कर देंगे, और जो ये प्रॉफिट हो रहा है प्लस पर डॉलर पे ₹4 का, ये हमारा आर्बिट्रेटर जो होते हैं वो स्पॉट मार्केट में सेल और परचेज से अर्न करते हैं। ठीक है, तो ये कंसेप्ट था आर्बिट्रेज का। आर्बिट्रेज का आपको मतलब समझ आ गया होगा कि परचेज करना है फॉरेन करेंसी को वेयर मार्केट प्राइस इज़ लो, एंड सेल कर देना है जहाँ पे मार्केट प्राइस हाई है फॉर द प्रॉफिट पर्पस। ठीक है, उसके बाद देखोगे आप इस तरह जो ये हमारा जो ये एक्सचेंज और आर्बिट्रेज का कंसेप्ट था, ये हमारे एक तरह हम इसको मेंटेन रख सकते हैं। और इससे क्या होगा, इससे क्या होगा, एक तरफ हमारी डिमांड जो है मुंबई में डॉलर की क्या हो रही है, जो रुपीज़ है वो यूएस डॉलर जो बन रहे हैं वो इंक्रीज़ हो जाएगी, और सप्लाई भी इंक्रीज़ हो जाएगी। पहले तो डिमांड इंक्रीज़ थी, लेकिन जब हम सस्ता लेके और महंगा बेच रहे हैं तो मुंबई में जब सप्लाई डॉलर इतना बढ़ जाएगा, जब तक वो सप्लाई इक्वल टू सप्लाई ग्रेटर देन डिमांड नहीं आता तब तक ये चलता रहेगा, और फिर से क्या होगा, मुंबई में बैलेंस आउट हो जाएगा, और वहाँ पे क्या हो जाएगा, डॉलर फिर से सस्ता हो जाएगा और न्यूयॉर्क में महंगा हो जाएगा। इस तरह ये बैलेंस आउट हो सकती है, मेंटेन हो सकता है डॉलर का प्राइस। मतलब कि जो ये आर्बिट्रेटर होते हैं ये सिर्फ पर्टिकुलर टाइम ऑफ पीरियड में ही अपने कॉन्ट्रैक्ट से अपना करेंसी से पैसे को अपनी एक्सचेंज से अर्न कर सकते हैं, लेकिन ये हमेशा के लिए नहीं रहता है। ठीक है, उसके बाद देखोगे डिटर्मिनेशन ऑफ इक्विलिब्रियम एक्सचेंज, कैसे हम डिटर्मिन करते हैं इक्विलिब्रियम का। ये मैंने आपको बताया था कि डिमांड एंड सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज के जो होती है उस एक्सचेंज रेट का जो इक्विलिब्रियम आता है, जहाँ पे एक दूसरे कट करते हैं, वहाँ पे क्या हो जाता है हमारा, यहाँ पे यहाँ पे डिमांड और यहाँ पे सप्लाई ऑफ फॉरेन करेंसी, जहाँ पे ये कट कर जाते हैं इक्विलिब्रियम एक दूसरे को, वहाँ पे क्या हो जाता है, इक्विलिब्रियम और रेट ऑफ एक्सचेंज डिटर्मिन हो जाता है। ठीक है, उसके बाद देखोगे, और ये ऐसी सिचुएशन होती है इक्विलिब्रियम में, ना तो यहाँ पे डिवैल्यूशन हो सकता है, ना तो ये एप्रिसिएशन होता है, ना अंडर वैल्यूशन होती है, ना ओवर वैल्यूशन होती है। जितनी उस डॉलर की डिटर्मिन वैल्यू है उतनी ही दी जाती है। और ये किस लेवल पे होता है, हमारा फुल लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट, जहाँ पे मेंटेन होता है, जहाँ पे ट्रेड में कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होती। ठीक है, और वहाँ पे ऐसी जहाँ पे कंडीशन फुल जो नॉर्मल कंडीशन होती है वहाँ पे हमारा इक्विलिब्रियम हमेशा करेंसी में रहता है और रेट ऑफ एक्सचेंज डिटर्मिन हो जाता है। अगर इसमें क्या हो जाता है, जैसे ये और जो नर्क से हैं उन्होंने भी कहा था कि जो बैलेंस ऑफ पेमेंट इक्विलिब्रियम में होगा तो जो फॉरेन एक्सचेंज की करेंसी है उसमें भी इक्विलिब्रियम होगा, रेट ऑफ एक्सचेंज मेंटेन हो जाएगा। ठीक है, तो बीओपी को हमें क्या करना चाहिए, पहले मेंटेन कर लेना चाहिए अपनी करेंसी को, रेट ऑफ एक्सचेंज को इक्विलिब्रियम में लाने के लिए। ठीक है, अब देख लेते हैं कि जो इसका जो कर्व होता है डिमांड फॉर एक्सचेंज का वो कैसा होता है। इसकी जो स्लोप होती है वो नेगेटिव होती है। ठीक है, ये देखिए नेगेटिव क्यों होती है, ये इसका मैं इसको डायग्राम में इन्होंने दिया भी हुआ है। ठीक है, नेगेटिव कैसे होती है ये, यहाँ पे देखिए इस डायग्राम में आपको समझाती हूँ। पहले मान लीजिए रेट ऑफ एक्सचेंज हमारा इस पॉइंट पे है और क्वांटिटी हमारी कितनी है Q0, रेट ऑफ एक्सचेंज इतना है, जो डिमांड है हमारी करेंसी के वो इस लेवल पे है। और जब उन्होंने क्या कर दिया, यूएस डॉलर ने अपनी क्या कर दिया, अपनी करेंसी की वैल्यू को कम कर दिया, तो हम क्या करेंगे, उन्होंने डेप्रीसिएशन कर दिया, तो हम अपनी जो डिमांड है वो कम कर देंगे, क्योंकि हम तभी फॉरेन करेंसी की और एक्सपोर्ट तभी करते हैं जब हमारे पास जो यूएस डॉलर मान लीजिए पहले 50 था। ठीक है, और
अगर वो यूएस डॉलर हमें $1 जो हमारा है वो अगर 52 होता है यानी कि डिमांड तो बढ़ेगी। अगर तो ये अप्रिशिएट होगा, रेट ऑफ एक्सचेंज बढ़ेगा तो डिमांड हमारी क्या हो जाएगी, मतलब रेट ऑफ एक्सचेंज हमारा इससे नेगेटिव रिलेशन बता रहा है कि फॉरेन करेंसी में तो अगर तो हमारा ये क्या होएगा, इंक्रीज़ होगा तो डिमांड भी बढ़ेगी। और इसलिए हमारा ये जो नेगेटिव रिलेशन बता रखा है ये देखिए, इफ़ द एक्सचेंज, मान लीजिए डॉलर जो हमारा है वो रुपी अगर तो उसकी वैल्यू लोअर है, लोअर होगा तो हम इंडियन जो इंपोर्ट है इंपोर्ट करना कम कर देंगे, जब इंपोर्ट नहीं करेंगे तो एक्सपोर्ट करेंगे, ठीक है। तो इसलिए एक्सपोर्ट का इससे जो बता रखा है कि अगर तो यूएस डॉलर वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी, गिर जाएगी तो हम एक्सपोर्ट ज़्यादा करेंगे, और यूएस डॉलर अगर वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी तो वो इंपोर्ट भी हम कम कर देंगे, मतलब इंपोर्ट कम करेंगे, एक्सपोर्ट ज़्यादा करेंगे। तो इसी वजह से इसका जो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का रिलेशन है यूएस डॉलर के साथ जो डिटरमिन करता है रेट ऑफ एक्सचेंज का, तो इसीलिए हम क्या करते हैं इसके साथ जो नेगेटिव स्लोप होती है, ठीक है। और दूसरी साइड आप देखोगे फॉरेन एक्सचेंज की जो सप्लाई ऑफ जो स्लोप है इसकी फॉरेन एक्सचेंज की, जो रेट ऑफ एक्सचेंज की, वो क्या होती है हमारी, पॉजिटिव होती है, अपवर्ड स्लोप होती है कि जैसे जैसे यूएस डॉलर बढ़ता जाएगा हमारी डिमांड भी बढ़ती जाएगी, हम उतनी सप्लाई करेंगे, हमारा एक्सपोर्ट बढ़ेगा, इसलिए ये क्या होती है, पॉजिटिव स्लोप होती है। हम इंपोर्ट कम करेंगे, एक्सपोर्ट ज़्यादा करेंगे जब हमारा यूएस डॉलर बढ़ता जाएगा, और डिमांड हम अपनी फॉरेन गुड्स की हम कम कर देंगे तब जब हमारा डिमांड जो होगा फॉरेन करेंसी की कम होती जाएगी, इंपोर्ट करना हम कम कर देंगे। और जहाँ पे ये दोनों एक दूसरे को कट कर देते हैं वहाँ पे क्या हो जाता है, हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट हो जाता है। और यहाँ पे ये जो AB और A1 है वो बता रहा है XX डिमांड को, ठीक है। यहाँ पे क्या XX डिमांड है यानी कि डिमांड ज़्यादा है, सप्लाई कम है, और यहाँ पे XX सप्लाई है जहाँ पे सप्लाई ज़्यादा है, डिमांड कम है। और इस गैप को फुलफ़िल करने के लिए हमें रेट ऑफ एक्सचेंज को डिटरमिन करना पड़ेगा, मतलब इनको इक्विलिब्रियम में लाना होगा, और वो तभी पॉसिबल होगा जैसे कि अगर डिमांड ज़्यादा है यूएस डॉलर रेट ऑफ एक्सचेंज की, तो हम क्या करेंगे, इंपोर्ट कम कर देंगे, एक्सपोर्ट ज़्यादा करेंगे, ठीक है, तब ये हमारा इक्विलिब्रियम में आ जाएगा। और इसी तरह अगर हमारा सप्लाई ज़्यादा है डिमांड कम है तो हमें एक्सपोर्ट कम करके डिमांड इम्पोर्टेड ज़्यादा करना पड़ेगा, जिससे इक्विलिब्रियम में आ जाएगा, ठीक है। और ये देखिए ये जो स्लोप है ये हमारी सिर्फ डेट ऑफ एक्सचेंज जो हमारा स्लोप पे भी डिटरमिन करता है, जो डिमांड की स्लोप है। अगर ये मैंने आपको जब ये करेंसी करवाई थी जो पिछली वीडियोस में BOP में, तो इसकी जो स्टीपर स्लोप होती है उसका इसका लेसर इफेक्ट पड़ता है, जितनी इलास्टिसिटी डिमांड होगी उतना ज़्यादा इफ़ेक्टिव होगा, उतनी ही डिमांड और सप्लाई का जो स्लोप है उतना ही इफेक्ट पड़ेगा। तो इसकी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड और सप्लाई का भी हमारी फॉरेन एक्सचेंज रेट पे जो इसका इफ़ेक्ट बहुत पड़ता है, ठीक है। अब मैंने आपको बताया ही था कि कैसे हम देखिए अगर तो डिमांड जो फॉरेन करेंसी की ज़्यादा हो जाती है, ठीक है, डिमांड इन द फॉरेन करेंसी की जो हमारी इंडिया में मान लीजिए तो हमें फॉरेन करेंसी की डिमांड ज़्यादा चाहिए, सप्लाई कम है, तो क्या होगा, डिमांड कंडीशन पुश अप द एक्सचेंज, इससे क्या होगा, एक्सचेंज रेट की वैल्यू बढ़ जाएगी, ठीक है। और जब एक्सचेंज रेट की बढ़ जाएगी तो इसका मतलब क्या है कि जो दूसरी कंट्री है उन्होंने तो क्या किया, अप्रिशिएट किया है अपनी करेंसी को, जब वो इसका, और हमारी जो होम कंट्री है उसमें हमारी जो वैल्यू है उसमें डेप्रिसिएशन हो रहा है करेंसी का, समझ रहे हो। देखिए यहाँ पे इसको ध्यान से समझिए, डिमांड फॉर फॉरेन करेंसी इज़ मोर देन सप्लाई, तो क्या होगा, अगर हमारी फॉरेन करेंसी की डिमांड अगर हम ज़्यादा करते हैं यानी कि यूएस डॉलर मान लीजिए आपका $1 50 से कितना हो गया है, 52 हो गया, तो क्या होगा, डिमांड ज़्यादा है यानी कि उसने क्या कर दिया है, अपनी इस वैल्यू को बढ़ा दिया है +2 रुपीज़ में, ठीक है। तो इसका मतलब यूएस डॉलर ने क्या किया, एप्रिसिएशन किया है, और हमने अपनी करेंसी को हमारे डेप्रिशिएट हुई है, और सेम ऐसे ही हमारा ऑपोजिट इफेक्ट पड़ता है, ठीक है। उसके बाद हम देख लेते हैं जो कि इंक्रीज़, अब अगर मान लीजिए इंक्रीज़ होती है डिमांड फॉर डॉलर इंडियन इंपोर्ट की,
तो डिमांड फंक्शन क्या हो जाएगा हमारा, शिफ्ट हो जाएगा राइटवर्ड। मतलब जब हमारी फॉरेन करेंसी की जो डिमांड है इंडिया में, मान लीजिए हमें US डॉलर वालों ने अब $1 कितने की वैल्यू कर दी है, ठीक है, 50 से 52 कर दी है, तो उन्होंने अप्रिशिएट कर दिया। इसका मतलब जब अप्रिशिएट कर दिया यानी कि जो ₹2 जो हमें बेनिफिट मिल रहा है, तभी तो हम डिमांड कर रहे हैं फ़ॉरेन करेंसी की। और फ़ॉरेन करेंसी की डिमांड करेंगे तो ये कर्व आप देखोगे शिफ्ट कहाँ पे हो जाएगा, राइटवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। और जब ये राइटवर्ड शिफ्ट हो जाएगा, देखोगे आप जो करेंसी की वैल्यू है, रेट ऑफ एक्सचेंज है, वो भी बढ़ जाएगा। तो रेट ऑफ एक्सचेंज कब बढ़ता है, एग्ज़ाम में ये पूछ लेते हैं, जब डिमांड ऑफ फॉरेन करेंसी बढ़ जाती है इन होम कंट्री में, ठीक है। और क्वेश्चन ये पूछ लेते हैं कि व्हेन रेट ऑफ एक्सचेंज इज़ डाउन, व्हेन कब होता है जब रेट ऑफ एक्सचेंज डाउन, जब सप्लाई जो होती है हमारी वो एक्सेस हो जाती है इन द फॉरेन करेंसी की, ठीक है, इन द होम कंट्री। यहाँ पे देख लीजिए, अगर मान लीजिए हमारी कंट्री में फॉरेन करेंसी ज़्यादा हो जाएगी तो ये कहाँ पे जाएगा, सप्लाई ज़्यादा हो जाएगी तो राइटवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। जब राइटवर्ड शिफ्ट होगा तो क्या होगा, हमारा रेट ऑफ एक्सचेंज कम हो जाएगा। यानी कि अब पहले US डॉलर, जो हमारा $1 US डॉलर था वो कितने का था, 50 का था, और उन्होंने घटा के अपनी फ़ॉरेन करेंसी में इसकी डेप्रीशिएट कर दिया, यानी कि वैल्यू कम कर दी, 40 रुपीज़, यानी कि -2 रुपीज़। तो इसका मतलब हमारी करेंसी में अब हमें एक्सपोर्ट जो मतलब जो वैल्यू है वो कम होने लगी और हम इंपोर्ट ज़्यादा कर सकते हैं, ठीक है। और इसलिए जो रेट ऑफ एक्सचेंज आप पहले की जगह हमें 50 ना दे के 48 देना पड़ेगा। अगर हमने फ़ॉरेन के गुड्स को इंपोर्ट करना है तो रेट ऑफ एक्सचेंज हमारा डाउनवर्ड हो जाएगा और क्वांटिटी हम बढ़ा देंगे। तो इंपोर्ट हम ज़्यादा करेंगे, एक्सपोर्ट कम करेंगे, ठीक है। एक्सपोर्ट हम तब करेंगे जब US डॉलर हमारा बढ़ेगा, फ़ॉरेन करेंसी अप्रिशिएट होएगी, तब हम अपनी सप्लाई को बढ़ाएंगे। डिमांड बढ़ती है, ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है, कब सप्लाई बढ़ती है कब डिमांड बढ़ती है, क्या इफ़ेक्ट पड़ता है सप्लाई और डिमांड का, कैसे रेट ऑफ एक्सचेंज कब डाउन होता है कब गिरता है। तो ये इफ़ेक्ट थे सप्लाई और डिमांड, कैसे रेट ऑफ एक्सचेंज का जो चेंजेस होती हैं कैसे डिटरमिन होते हैं, किन किन रीज़न से होते हैं, कौन सी इलास्टिसिटी पे भी जो इस पर इफेक्ट पड़ते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इसके थ्योरीज ऑफ फॉर एक्सचेंज रेट पढ़ेंगे कि कौन कौन सी थ्योरीज़ है जो हमारी दी गई है। तो जितनी भी थ्योरीज़ हैं हम उसको अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर कीजिए, और जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को और बेल आइकन पे क्लिक कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू।